वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। फिर से एक बार स्वागत करते हैं। मैं रवि प्रजापति आपके और हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं केमिस्ट्री नहीं, हिंदी में बताएंगे कि बड़माला होता क्या है। तो बात करते हैं सबसे पहले हम बड़ की। बड़ होता क्या है? बड़ है जो भाषा की सूक्ष्मतम या कह सकते हो सबसे छोटी इकाई क्या है? बड़ है। क्लियर? अब एग्जामिनर आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाषा की मौखिक इकाई क्या है। तो क्या बताएंगे? भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है। अब एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है। तो भाषा की सार्थक इकाई शब्द है। क्या है? शब्द। और शब्द कैसे कहते हैं? वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। या कह सकते हो सब भाषा की सार्थक इकाई क्या है? हमारी शब्द है। यह एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाषा की लिखित इकाई क्या है। तब भी आप कहेंगे भाषा की लिखित इकाई भी हमारी क्या है? बड़ है। सबसे छोटी इकाई क्या है? बड़ है। सबसे सूक्ष्मतम या न्यूनतम इकाई क्या है? बड़ है। भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि, भाषा की सार्थक इकाई शब्द। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि भाव या भावार्थ के आधार पर क्या कहेंगे। तो कह सकते हो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या है? वाक्य है। क्लियर है? एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है, आपको टेंशन नहीं लेना। वो पूछ सकता है बड़ क्या है, या कह सकता है भाषा की सूक्ष्मतम या सबसे छोटी या न्यूनतम या लघुत्तम इकाई क्या है? बड़ है। या कह सकता है भाषा की मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि है। सबसे पहले भाषा को हम मुंह से बोलते ही तो है, जब हम उसे बोलेंगे तभी तो उसे लिखेंगे। तो वो गया बड़ अक्षर। तो मौखिक इकाई क्या हो जाती है? ध्वनि हो जाती है। भाषा की सार्थक इकाई क्या हो जाती है? शब्द। और भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या होती है? वाक्य। जैसे हमने एक विचार रखा, राम घर जाता है या वह गाना गाता है, तो ये वाक्य बन गया। क्या बन गया? वाक्य। तो भाव या भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या होती है? वाक्य। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? बड़माला। और बड़माला को बहुत कायदे से आप लोग जानते ही हैं। बड़माला सबसे पहले आपने क्या देखा? बड़। आप समझ गए? क्या समझ गए? अब बड़माला, बड़ का मतलब अच्छे समझ गए क्या होता है? माला। माला को देखा होगा, गुड़ियों को पोहोकर बनाते एक एक क्रम बाई क्रम से। ऐसी बड़माला को भी अक्षरों से सजाकर बनाया गया। तो बड़माला टोटल है कितनी हमारे पास?
52 है। ये किस किस से मिलकर बनी है, सभी लोग जानते हैं। स्वर और व्यंजन है जो वो स्वर और व्यंजन अयोग्यवाय संयुक्त इन सबसे मिलकर बना है। तो आपकी जो स्वर और व्यंजन है, स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33, तो ये दोनों मिलाकर होते हैं 44। कितने हो जाते हैं, 44। पर टोटल वर्णमाला में अक्षर होते हैं वो कितने होते हैं, 52। स्वर होता क्या है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्वर। अब कई लोग कहेंगे हिंदी में स्वर है, जो हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13। और 11 भी बताएंगे कई लोग, और 10 भी होती है। तो आप समझ गए, क्या समझ गए, वर्णमाला है जो उसमें टोटल अक्षर 52 होते हैं। स्वर हमारे हिंदी में 13, 11, 10 सबके अलग अलग मत होती है, और व्यंजन 33 होते हैं। कितने होते हैं, 33। अब हम सबसे पहले बात करेंगे स्वर की। स्वर, स्वर किसे कहते हैं, ऐसे वर्ण जो स्वतंत्रता पूर्वक बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, मतलब किसी की सहायता नहीं ली जाती। कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो हम लिख के बताते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। क्लियर है, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है उन्हें हम स्वर कहते हैं, किसी की सहायता नहीं ली जाती है। यहां तक आप समझ गए। अब आपसे पूछा जाए कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वरों की जो संख्या है, स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है, 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। अब कई लोग बता देते हैं 13 होती है। अब ये कैसे होती है, अब इसके बारे में डिस्कस करते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं, तो आप बताएंगे 11 होते हैं। कितने होते हैं, 11। कौन कौन से, आ, बड़ा, ई, ई। यहां तक तो सबको पता है, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आई, ओ, आओ। अब आपने देख लिया अ आ ई उ ऊ और फिर ऋषि ए आई ओ औ। अब कई लोग कह देते हैं अंग और आ भी है, तो आपको बता दें कि अंग और आहा जो होते हैं ये हमारे स्वर नहीं है, इन्हें अयोग्यवाह्य कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोग्यवाह्य। अयोग्यवाह्य है ये। और इन्हें अयोग्यवाह्य किसने कहा था, इन्हें अयोग्यवाह्य किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने कहा था। किसने कहा था, किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने कहा था।
अंग और आयोग वाय है, ये किशोरी प्रसाद वाजपेयी ने बताया था। स्वरों की संख्या 11 होती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11। अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, छोटी सी बात, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10। नोट में ये पहला हो गया। सेकंड पॉइंट, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। कितनी होती है? 10। पूछा जाए स्वरों की संख्या कितनी? 11। मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या 10। कैसे? अब देख ले, बहुत अच्छे जानते हैं, छोटे आ से कुछ भी नहीं बनता है। बड़े आ का डंडा, छोटी की एक मात्रा, बहुत पढ़ा होगा बचपन में। बड़ी की एक डंडा एक मात्रा, छोटा ऊ की बड़ा ऊ, और ऋषि की ए वाली नीचे ना लगता है। ए एक मात्रा, आई में 2 मात्रा, ओ में एक डंडा एक मात्रा, और औ में एक डंडा 2 मात्रा। ये सभी लोग जानते हैं। देखिए तो कर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या हमारी 10 होती है। कितनी होती है? 10। क्लियर है? ठीक। आपने जान लिया कि वर्णमाला क्या है, स्वर और व्यंजन से मिलकर बना है। स्वर किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है। स्वरों की संख्या 11 होती है। लिखिए, ये सारे हमारे स्वर हैं। अंग और आ को जोड़ देते, कई लोग 13 बता देते हैं, पर देखा जाए तो अंग और आ नहीं, ये वाला ला और ये ऋषि, ये वाला सभी ने देखा होगा। तो संस्कृत में तो कह सकते हैं कि संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या 13 होती है। यहां पे ऊपर लिखे दे रहे हैं तीसरा पॉइंट, संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या 13 होती है। एग्जामिनर यदि आपसे पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो आप बता देंगे कि 13 होती है। और यदि वो पूछ ले मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 10 होती है। संस्कृत में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 13 होती है। 2 स्वर और बढ़ जाते हैं, अंग और आ नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ती है? ला और री, ये वाला ला और ऋषि का बड़ा वाला भाई। ठीक है, ये 2 और बढ़ जाते हैं। यहां तक सभी का क्लियर है। अब हम बात करते हैं उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या या स्वर के भेद। अब हम बात करते हैं किसके आधार पर? उच्चारण के आधार पर। वो भी किसकी? स्वर की। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हा स्वर, या कह सकते हैं लघु, या कह सकते हैं मूल, या कह सकते हैं
छोटे, या कह सकते हैं एक मात्रक, एक मात्रक स्वर। आप समझ गए। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है, हाथ स्वर, लघु स्वर, मूल स्वर, छोटे स्वर या एक मात्रक स्वर कौन कौन से होते हैं। तो आप लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे कि हाथ स्वर हमारे कौन कौन से होते हैं, और शायद सभी को पता होगा कि हाथ स्वर कौन कौन से हैं। हाथ स्वर हमारे होते हैं छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई और ऋषि। हाथ स्वर या एक मात्रक स्वर हमारे चार होते हैं। कितने होते हैं? चार होते हैं। छोटा आ, छोटा ऊ और छोटी ई और ऋषि। कितने होते हैं? चार होते हैं। इसके बाद आता है हमारा दीर्घ स्वर। कौन सा स्वर आता है? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर या कह सकते हैं बड़े स्वर। दीर्घ स्वर, बड़े स्वर, गुरु या द्विमात्रक स्वर। कौन कौन सी कह सकते हैं हम? दीर्घ, बड़े, गुरु या द्विमात्रक स्वर। अब बड़े स्वर कौन कौन से होते हैं ये बहुत अच्छे से आप लोग जानते ही होंगे। अब आपके जो भी बच्चे हैं वो सब हो जाएंगे दीर्घ स्वर या बड़े स्वर। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। 1 2 3 4 5 6 7। तो आप कह सकते हो दीर्घ स्वर हमारे कितने होते हैं? 7 होते हैं। लास्ट है हमारा जिसे कहते हैं प्लुप्त स्वर। कौन से स्वर? प्लुप्त स्वर। उच्चारण के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं, हाथ स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में, प्लुप्त स्वर को और भी कह सकते हैं, प्लुप्त स्वर को त्रिक मात्रक भी और कहते हैं। त्रिक मात्रक। आपसे पूछा जाए कि प्लुप्त स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं, तो प्लुप्त स्वर में 3 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 3 मात्राएं। और इसे इससे प्रदर्शित करते हैं, नहीं तो फिर काफी लोग ऐसे भी बना देते हैं। तो इसे कहते हैं क्या? प्लुप्त स्वर। अब हम बात करते हैं कि प्लुप्त स्वर को हम पढ़ेंगे कैसे, त्रिक मात्रक कैसे कहेंगे। जैसे आपने देखा होगा ओम लिखा होगा, तो ओम को ओम पढ़ दिया, ठीक है। प्लुप्त स्वर का मतलब होता है कि त्रिक मात्रा मतलब 3 मात्राएं, तो इसे खींचकर पढ़ना होता है, लंबा। कैसे बोलते हैं? ओम। तो ऐसे ओम को ऐसा लिखा जाएगा, तो इसे खींच के पढ़ेंगे ओम। जैसे कोई कह दे आ, गाना गाते हो तो हम बोलते हैं आ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसे लिख दो आ फिर आ फिर आ, नहीं, इसे हमें खींच कर पढ़ना है, लंबा। तो इसमें त्रिक मात्रा मतलब प्लुप्त स्वर जुड़ जाता है ऐसे, तो पढ़ेंगे आ। क्लियर? आपने देखा स्वर कैसे कहते हैं? जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद 3 होते हैं, हास, दीर्घ और प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में कितनी मात्राएं होती हैं? 3 मात्राएं होती हैं। क्लियर है? ठीक। एक बात बता दें कि आंखों में नींद बहुत है
पर सोना नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों, यही समय है कुछ करके दिखाना है। जीवा के आधार पर स्वरों के भेद। तो देखिए, जीवा के आधार पर स्वरों के भेद, या कह सकते हैं जीवा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो ये भी कितने प्रकार से होता है? 3 प्रकार से। जो बताते हैं, जीभ सबने देखी और सबके पास होती है जीभ। ये जीभ का अग्रभाग होता है, ये पश्चभाग है, और ये बीच वाला मध्य भाग है। ये हो गया हमारा पश्चभाग, ये हो गया मध्य, ये हो गया अग्र। तो जीवा के आधार पर स्वरों के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3। सबसे पहले हम लिख लेते हैं अग्र स्वर, मध्य स्वर, और फिर लिखते हैं पश्च स्वर। यहां स्वर नहीं लिखा, आप समझ जाए कि ये अग्र स्वर ही है। अग्र स्वर का मतलब है कि आगे से जो स्वर बोले जाए वो क्या कहलाएंगे? अग्र स्वर। जैसे कि ई कंपन न करो, ये लगेगा हम आगे की जीभ से बोल रहे हैं। ई तो क्या है? ये अग्र स्वर है। ई, अरे ई, ए, ऐ। अग्र स्वर हमारे ई, ए, ऐ, ये सब है। मध्य स्वर जो बीच से निकले, आ मतलब कि कौन सा है? छोटा आ है। अग्र स्वर ई, ए, ऐ, और मध्य स्वर आ। अब बात करते हैं पश्च स्वर। तो पश्च स्वर कौन होता है? जो सबसे पीछे की जीभ से बोला जाए। पश्च स्वर बताएं। पश्च स्वर होते हैं आ, लंबा कैसे बोल रहे हैं? आ, फिर ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आओ। ये सब हमारे कैसे हैं? पश्च स्वर है। मतलब कि पीछे की जीभ वाला, पीछे वाला जो भाग है वो है पश्च स्वर, बीच वाला मध्य स्वर, और अग्र स्वर। अग्र स्वर ई, ए, ऐ, मध्य स्वर आ, पश्च स्वर आ, उ, ओ, औ। यहां तक शायद सभी का क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं स्वर तंत्रियों के आधार पर। स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों के भेद या वर्गीकरण। स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों के भेद। तो आप देखें, सबसे पहले हमारे अंदर तंत्रियों में क्या आता है? गला, मतलब अंदर से। तो कंठ, कौन सा? कंठ। तो पहला हो जाएगा कंठ व्यंजन। कंठ व्यंजन। कंठ के बाद क्या आता है? बहुत अच्छे से पता है सभी को। कंठ के बाद आता है तालु। जहां चिपके गरम आलू उसे कहते हैं तालु। जहां चिपके गरम आलू उसे कहते हैं तालु। तो हो गया तालु, कंठ, तालु। अब इसके बाद देखो, पहले हम गले से आए कंठ, तो हो गया कंठ। फिर जहां चिपके गरम आलू उसे कहते तालू। फिर इसके बाद जब आलू चिपक जाएगा तो जीभ को घुमाना पड़ेगा उसे छुटाने के लिए, तो जीभ को मोड़ते हैं तो उसे कहते हैं मूर्धा या मूर्धन।
क्या कहती है, मूर्धा। जब आप जीभ को घुमाएंगे तो वो दांतों में भी लगेगी, जैसे कहते हैं दंत। क्या कहते हैं, दंत। जब दांतों को घुमाएंगे और जीभ को घुमाएंगे और दांतों में लगाएंगे तो फिर वहां पे क्या होता है कि आपकी ओंठ भी बंद होती है थोड़ी बहुत, तो फिर आ जाता है ओष्ठ। सबसे पहले कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा और फिर दंत और फिर ओष्ठ। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं किसकी, कंठ कौन कौन से होते हैं जो गले से निकलते हो। कौन से हैं, आ और बड़ा आ। देखो कंठ है आ आ आ कौन से ये, कंठ। अब बात करते हैं तालु, जो आपकी जीभ कहाँ छुपे, जहां चिपका गरम आलू। तो देखो तालु कौन कौन से स्वर हो सकते हैं हमारे, ई और बड़ी ई और ई, हल्की जीभ जाती है, ई और ई तो हो गया तालु। क्या हो गया, तालु। अब बात करते हैं हम किसकी, अब बात करते हैं हम मूर्धा। तो मूर्धा जिसमें जीभ हो जाए गुड़ी मुड़ी, तो मूर्धा, समझ गए। ऋषि, ऋषि बोल के देखो, ऋषि ऋषि, तो ये हो गया मूर्धा। दंत, जो स्वर हमारे दांतों से सुने उसे कहेंगे दंत। ऐसे कौन सी है कोई, कोई भी स्वर नहीं होता है भाई जो दांतों से खुले, तो दंत स्वर दंत स्वर हमारे एक भी नहीं है। अब बात करते हैं ओष्ठ। तो ओष्ठ में हमारे कौन कौन से स्वर हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। तो स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों के भेद, सबसे पहले आता है गला, कंठ, फिर गरम आलू जहां चिपके तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। सबसे पहले बात करते हैं कंठ स्वर कौन कौन से, आ, तालु स्वर ई, मूर्धा स्वर ऋषि, दंत स्वर कोई नहीं होता है, और ओष्ठ स्वर छोटा ऊ और बड़ा ऊ, यही होते हैं हमारे। अब जो बचे हैं आपके, अब कौन कौन से बचे ये आपको बहुत अच्छे से पता है। ए और आई, यहाँ पे ओ और औ, यही बचे हुए हैं। तो अब आप कह सकते हो ए है वो किस किस से मिलकर बना है, बहुत अच्छे जानते हैं, और शायद छोटा आ और ई से मिलकर बना होता है, ए बना होता है ना। तो आप समझ गए, छोटा आ हमारा क्या है, कंठ, छोटी क्या है, तालु। तो जो ए और ऐ है जो वो होते हैं कंठ तालु, कंठ तालु स्वर। ए और ऐ कंठ तालु स्वर। अब ओ और औ कौन से स्वर है, ऊपर लिखी दे रहे थोड़ी, ओ और औ कौन से स्वर है, ओ और औ, ओ और औ है जो आ और ऊ से मिलकर बना है, आप अच्छे से जानते हैं। छोटा आ कंठ है, ऊ ओष्ठ है, तो हो जाता है कंठोष्ठ। कौन सा स्वर हो जाता है, कंठोष्ठ स्वर। समझ गए। ओष्ठ स्वर के बारे में बता, ओष्ठ स्वर है जो ऊ और ऊ, तो इसमें ओंठ हमारे गोले हो ही जाते हैं। देखो ऊ ऊ, अब हम कहते हैं ओंठ का सहारा नहीं लीजिए और बोल के दिखाइए, तो बोल के दिखाओ, ओंठ नहीं लेनी चाहिए ना आपकी बंद होनी चाहिए।
ऊ, तो वो गोल तो होंगे ही होंगे। अब ना करो गोल, पकड़ो ऐसे, बोले नहीं पाओगे, नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। स्वर तंत्रियों के आधार पर स्वरों के भेद 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। क्लियर। नासिक, अनुनासिक, जानते हो चंद्रबिंदु और चांद की बिंदु तो होती पर उसके ऊपर बिंदी नहीं होती है। वो अंग्रेजी शब्द बोलने में यूज किए जाते हैं, जैसे ऑफिस है, डॉक्टर है। वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है, बकाया नेक्स्ट वीडियो बताएंगे। अल्प प्राण और महाप्राण और देख लें जरा। अल्प प्राण, महाप्राण, सगोस और अघोष। एग्जामिनर पूछे स्वर है जो वो अल्प प्राण है कि महाप्राण है, तो आप कह सकते हो जितने भी स्वर होते हैं वो सभी अल्प स्वर होते हैं। सभी स्वर कैसे है? अल्प प्राण। महाप्राण में कोई भी स्वर नहीं है। और सघोष और अघोष पूछा जाए तो कह सकते हैं सभी स्वर सघोष है, अघोष एक भी स्वर नहीं होते हैं। क्लियर? ठीक। किसी को कोई कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके जरूर बता दी, और अच्छा लगा हो तो बताएं, हिंदी का अगला वीडियो भी डालें फिर। ठीक है। जब तक के लिए आपसे एक बार बोलते हैं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, अगर ठान लो तो एक ना एक दिन जरूर मिल जाती है। बस आज से आप ठान लीजिए कि हमें एग्जाम में पेपर क्वालिफाई करना है और मेहनत से पढ़ना है, तो आप जरूर निकाल लेंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद नेक्स्ट वीडियो में।